हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 29 चैप्टर 291 पारस का रुद्राक्षी कॉलेज फॉर्म पर फॉलो करना और रुद्राक्षी की पारस को जाने से मारने की धमकी द पारस को अभी अभी पता चला था कि रुद्राक्षी उसकी सेवियर थी और पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, इसलिए वह अपनी चिंता ठीक से जाहिर नहीं कर पा रहा था। वह बेहद अजीब लग रहा था। द गेट लॉस्ट रुद्राक्षी ने उसका हाथ झटक दिया और उस पर चिल्लाई, पारस तुम क्या कर रहे हो? उस वक्त पारस रो रहा था और ये देखकर रुद्राक्षी चौंक गई। पारस आमतौर पर बहुत अग्रेसिव होता है, अचानक से क्यों रो रहा है? रुद्राक्षी ने सोचा, फिर उसने कठोर आवाज में कहा, फॉरगेट इट, मुझे अब वो लॉकेट नहीं चाहिए, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। पारस को रुद्राक्षी द्वारा इस तरह से ट्रीट किए जाने पर बहुत बुरा लगा। 10 मिनट बाद रुद्राक्षी सड़क पर खड़ी थी। उसने दोनों हाथ अपने कूल्हों पर रखे हुए थे और अपने चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाया। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि पारस अभी भी उसके पीछे खड़ा है और उसे दुख भरी नजरों से देख रहा है। वह एक लाचार कुत्ते की तरह लग रहा था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रुद्राक्षी को पारस से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे नहीं पता था कि पारस को क्या हो गया है। वह लगातार उसका पीछा कर रहा था और हर समय दुखी चेहरा बनाए हुए था। इसलिए रुद्राक्षी कॉलेज द्वारा दिए गए अपार्टमेंट में आराम करने चली गई। वह इतनी थकी हुई महसूस कर रही थी कि उसने आकृति और बाकी रूममेट को नजरअंदाज कर दिया। उधर रूपाली, जो जेल से रिहाई का इंतजार कर रही थी, अचानक से वापस जेल में खींच ली गई। वह इतनी नाराज थी कि खबर सुनते ही बेहोश हो गई। अगले दिन, ये क्या बकवास है? पारस को क्या हो गया? आकृति ने अपने कमरे से जोर से चिल्लाई। क्या हुआ, मुझे भी दिखाओ। दिशा क्यूरियोसिटी से आकृति के पास दौड़ी। जब उसने खबर देखी तो वह चौंक गई। क्या वह पागल हो गया है? कौन पागल है? रुद्राक्षी ने अपने बिस्तर से आसानी से कूदते हुए पूछा। दिशा ने फोन की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्षी, मैंने सोचा था कि पारस तुम्हारे साथ नहीं बनती। उसने अचानक स्कूल फोरम पर क्यों कहा कि वह अब तुम्हारा फॉलोअर है? क्या? रुद्राक्षी लगभग अपने पैर मरोड़ बैठी, जबकि आकृति ने अपने खाए जा रहे सेब पर दम घुटा लिया। दिशा ने अपने फोन से कॉलेज फोरम खोला और रुद्राक्षी को दिखाया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। कॉलेज फोरम पर पारस ने अपने मेन स्कूल अकाउंट से एक लंबा पैराग्राफ पोस्ट किया था, जिसमें एक फोटो भी थी। फोटो में पारस ने अपना सिर मुंडवाया हुआ था और अपने माथे पर लाल कपड़ा बांध रखा था, जिस पर लिखा था, मैं वेकेन के फैन में शामिल हो गया। यह एक लंबा पैराग्राफ था जिसमें उसने रुद्राक्षी के खिलाफ जाने पर पछतावा जताया और उसकी ताकत से इम्प्रेस होने की बात कही। बाकी पोस्ट में उसने और भी बहुत सी तारीफें की थीं। पारस के चमकते सिर को देखकर रुद्राक्षी के मुंह के कोने फड़क उठे। ये पहली बार था जब उसे वेकेन फैंस नाम से शर्मिंदगी महसूस हुई। जब अन्य फैंस ये कहते थे तो उसे गर्मजोशी महसूस होती थी, लेकिन जब यह पारस कह रहा था तो उसे घृणा और गुस्सा आया। हे पारस, तुम क्या करने की प्लान बना रहे हो? रुद्राक्षी ने कॉलेज के बास्केटबॉल मैदान पर पारस को रोका। रुद्राक्षी को देखते ही पारस का खराब मूड गायब हो गया। उसके सिर के ऊपर उठा हुआ गेंद जमीन पर गिर गया। कैंपस की ब्यूटी को देखकर अन्य लड़कों ने सीटी बजाए। जब पारस ने उन्हें देखा तो वे तुरंत चुप हो गए। पारस अपने बालों को खुजलाना चाहता था, लेकिन सिर मुंडवाने के बाद अब सिर पर कुछ नहीं था। उससे अब अपने सिर मुंडवाने का पछतावा हो रहा था। दूसरों द्वारा मजाक उड़ाए जाने से बचने के लिए पारस जल्दी से रुद्राक्षी के पास भागा। रुद्राक्षी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ पछताना चाहता हूँ। पारस ने रुद्राक्षी की ओर इनोसेंट नजरों से देखते हुए कहा, जैसे वह कुछ गलत कर रहा हो। रुद्राक्षी ने अपने होठों को कसकर भींच लिया। पारस के बदलाव पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसकी आंखों में हमेशा तिरस्कार, कोल्डनेस और अग्रेसिवनेस होती थी। दूसरे शब्दों में, वह उससे नफरत करता था। लेकिन अब पारस ऐसे देख रहा था जैसे वह एक लात मारा हुआ पिल्ला हो जो रुद्राक्षी के पास वापस आ गया हो। दूसरे शब्दों में, ये घिनौना था। क्या तुम मुझे इस तरह देखना बंद कर सकते हो? रुद्राक्षी ने कांपते हुए कहा। तो मुझे तुम्हें कैसे देखना चाहिए? पारस ने निर्दोष और दयनीय नजरों से रुद्राक्षी की ओर देखा। रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसे गंभीरता से शक हो रहा था कि पारस जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि उसे घिनाए। तुमने स्कूल फोरम पर वे शब्द क्यों पोस्ट किए? रुद्राक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पारस अचानक उसका फैन बन गया। उसने सोचा कि शायद पारस उससे बदला लेना चाहता है जो उसने उसके साथ पहले 2 बार किया था। इसका मतलब वही है जो तुमने कहा, पारस ने धीमी आवाज में कहा। रुद्राक्षी की ओर सतर्कता से देखते हुए, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुमने रूपाली को फंसाया नहीं था, वह इसके लायक थी। वह रुको। रुद्राक्षी को लग रहा था कि वह पागल हो गई थी जो उसने पारस से इस बारे में सामना करने का फैसला किया था। रुद्राक्षी ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया और बातचीत जारी नहीं रखना चाहा। रुको। पारस ने उसके पीछे दौड़ लगाई। रुद्राक्षी चलती रही और वह उसके पीछे 1 मीटर की दूरी पर चलता रहा। अंत में रुद्राक्षी से सहन नहीं हुआ, उसने मुड़कर तीखी आवाज में पूछा, तुम सच में क्या चाहते हो? फिर रुद्राक्षी ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और कहा, अगर तुम रूपाली को फ्री करवाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं बता दूं, यह इम्पॉसिबल है। अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चैप्टर 292। अजरबैजान के ट्रेंड खिलाड़ी मैच करने आ रहे हैं मेक्सिको सिटी। मुझे मारो, पारस ने कहा। रुद्राक्षी ने पारस को हैरानी से देखा जब उसने अपना सिर और करीब किया। पारस ने नसें पलके झपकाई और कहा, आगे बढ़ो, मैं गलत था। अब रुद्राक्षी को यकीन हो गया था कि वह सच में पागल है। चूंकि वह एक पागल बेवकूफ था जो मार खाने के लिए कह रहा था, अनन्या ने खुशी से उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपना पैर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। वह कई मीटर दूर उड़ गया और जमीन पर गिरते ही अपना पेट पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने मुंह खोला, उसे चेतावनी देने वाली थी कि वह उसे फिर परेशान न करे। लेकिन पारस खड़ा हुआ और उसका पहला सेंटेंस था, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? रुद्राक्षी को समझ नहीं आया कि वह पारस से कैसे बचे। ये पहली बार था जब उसने ऐसा अजीब विरोधी देखा था। पारस के बर्ताव की वजह से यूनिवर्सिटी में उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पारस रुद्राक्षी की खूबसूरती से बदल गया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने उनके दुश्मन से प्रेमी बनने की कहानियां भी लिखी। जब दिशा ने ये कहानियां रुद्राक्षी को पढ़कर सुनाई तो उसका लगभग दम घुट गया। इस बीच रेहान भी ये कहानियां पढ़ रहा था। उसने फिर एक स्क्रीनशॉट लिया और रुद्राक्ष को भेज दिया। हालांकि रुद्राक्ष ने उसके मैसेज को रिसीव करते समय कोई भावनाएं नहीं दिखाई, लेकिन उसकी पुतलियां गहरी हो गईं। जल्द ही रेहान ने पाया कि उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया है। ललित, जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, ने उसे घूरा, रेहान अपने शब्दों का ध्यान रखो, तुम अब बड़े हो गए महो। रेहान पूरी तरह से भूल गया था कि वह प्रिंसिपल के ऑफिस में था। वह स्कूल फोरम पर स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि वह बोर हो रहा था। लेस देन ग्रेट, अब मेरा कार्ड फ्रीज हो गया है, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ग्रेटर देन। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। गहरी सोच में पड़ गया जब वह अपनी अचानक आई फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। अंदर आओ, मिस्टर रॉय ने नरमी से कहा। रुद्राक्षी और आकृति ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आई। जब रुद्राक्षी ने रेहान को देखा तो उसे तुरंत चर्चा के टॉपिक का अंदाजा हो गया। बैठ जाओ, मिस्टर रॉय ने नरमी से कहा। वे रेहान के पास बैठ गए। प्रिंसिपल सर, क्या हम यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए हैं? मिस्टर रॉय मुस्कुराए। बिल्कुल, मैंने इस मामले पर कोच से चर्चा की है। हम अजरबैजान के साथ एक फ्रेंडली मैच करेंगे। एक फ्रेंडली मैच? रुद्राक्षी ने पूछा। हाँ, उनका प्लान हमारे देश के 5 प्लेयर के साथ मुकाबला करने का है जिन्होंने नेशनल कंपटीशन में भाग लिया था। फिर प्रिंसिपल ने एक छोटी मुस्कान दी और कहा, चूंकि जयदेव और सुशील का मैच में है इसलिए प्लान में बदलाव हुआ है। तो हमें 2 और स्टूडेंट्स की जरूरत है ना? रुद्राक्षी ने पूछा। मिस्टर रॉय मुस्कुराए और जवाब दिया, बिल्कुल, इसके लिए मैंने सलोनी और पारस को चुना है। लेस देन पारस? फिर से मैं हमेशा उससे क्यों टकरा रही हूं? ग्रेटर देन। रुद्राक्षी ने पारस का नाम सुनकर उलझन और निराशा महसूस की। हालांकि चूंकि यह प्रिंसिपल का फैसला था, उसने इस मामले पर और विचार नहीं किया। बातचीत दरवाजे पर दस्तक से बाधित हुई। फिर पारस और सलोनी कमरे में आए। सलोनी ने चुपचाप पारस से दूरी बनाए रखी क्योंकि उसे पारस का एटीट्यूड पसंद नहीं था।
बैठने के बाद मिस्टर रॉय ने अपनी पिछली बातचीत दोहराई। उन्होंने फिर याद दिलाते हुए बात खत्म की, भले ही यह एक फ्रेंडली मैच है, हमें अपना बेस्ट देना होगा। मैच कब होगा? रुद्राक्षी ने पूछा। कल। अजरबैजान के प्लेयर पहले ही इंडिया आ चुके हैं और अभी होटल में ठहरे हुए हैं, मिस्टर रॉय ने जवाब दिया, अपने स्टूडेंट को शांत करने की कोशिश करते हुए उन्होंने जोड़ा, चिंता मत करो, जयदेव और सुशील यहाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने भी 2 नए खिलाड़ियों को इस फ्रेंडली मैच के लिए चुना है। मिस्टर रॉय के जवाब सुनकर सलोनी और पारस ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्राक्षी ने चिंता में अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और पूछा, ये नए खिलाड़ी क्या गुनल और आफिन हैं? ये सुनकर मिस्टर रॉय चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? अनन्या हंसी। उसने उनके बारे में सुना था, ये दोनों अजरबैजान के मशहूर नए फाइटिंग टैलेंट थे। काइल के अकॉर्डिंग वे अपने देश के किसी भी अन्य कंपेटिटर से ज्यादा मजबूत थे। फ्रेंडली मैच, मुझे लगता है कि वे हमें हराने के लिए यहाँ आए हैं। बातचीत खत्म होने के बाद मिस्टर रॉय ने सलोनी और पारस को ऑफिस से बाहर भेज दिया। पारस ने जाने से पहले रुद्राक्षी की ओर लंबी नजर डाली। रुद्राक्षी उसकी इस हरकत से खिन्न हो गई और मन ही मन उसे थप्पड़ मारने की इच्छा जाग उठी। उनके जाने के बाद मिस्टर रॉय अचानक सीरियस हो गए। मैंने सलोनी और पारस के सामने सच नहीं बताया क्योंकि मैं उन पर दबाव नहीं डालना चाहता था। अजरबैजान के प्लेयर बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं और उनके नए फाइटर कोई मजाक नहीं है, इसलिए रुद्राक्षी और रेहान, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों उनके खिलाफ लड़ेंगे। वे शायद आप दोनों को ही निशाना बना रहे हैं। अगले दिन अजरबैजान और भारत के बीच फ्रेंडली मैच का दिन आ गया। यूनिवर्सिटी के मैदान पर हलचल थी, सूरज की रोशनी मैदान पर फैल रही थी और हर तरफ एक्साइटमेंट और तैयारी का माहौल था। दर्शकों का शोर बढ़ता गया जैसे ही उन्होंने रुद्राक्षी को देखा। भारत की टीम के मेंबर रुद्राक्षी, रेहान, सलोनी, पारस और आकृति हॉल में पहले से मौजूद थे। वे अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे और अपने मेंटल व फिजिकल लेवल को हाई बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 293 10 डे बाद टूर्नामेंट स्टार्ट। माय कोल्ड हस्बैंड। अचानक दरवाजे से एक ग्रुप अंदर आता है। यह अजरबैजान की टीम थी। मुराद, नाजिल, गुनल, आफिन और ओमर। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मुराद टीम का कप्तान था। नाजिल, जो अपनी सूझबूझ और ताकत के लिए जानी जाती है, मुराद की बगल में चल रही थी। ओमर एक तेज और चपल फाइटर अपने टीममेट्स के साथ हंस बोल रहा था। आफिन, जिसकी गहरी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, और गुनल, जो अपनी ऊंचाई और ताकत के लिए जाना जाते हैं, ग्रुप के साथ चल रहा था। दोनों टीमें आमने सामने आईं। कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों टीमें एक दूसरे को परख रही थीं। मिस्टर रॉय ने कदम आगे बढ़ाया और अजरबैजान की टीम रोबिन की ओर हाथ बढ़ाया। वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी, मिस्टर रॉय ने कहा। रोबिन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। थैंक यू, वो ग्लैड टू बी हियर। रेहान और नाजिल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की चमक थी। इसके बाद मिस्टर रॉय और रॉबिन ने वीआईपी सीटें ली। तभी रेहान ने देखा कि वहां कोई बैठा था जिससे वह तनाव में आ गया। अंकल, रेहान की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि रुद्राक्ष ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि उसकी नजरें रुद्राक्षी पर टिकी थी। रेहान को देखने की जरूरत भी नहीं थी कि रुद्राक्ष किसे देख रहा था। ज्यादातर लड़कियां हैंडसम आदमियों का विरोध नहीं कर सकती थीं। नतीजतन रुद्राक्ष के पीछे की सीटें लड़कियों से भरी थीं जो उसे शर्माते हुए देख रही थीं। हालांकि रुद्राक्ष ने अपनी नजरें आगे रखीं और अपोजिट सेक्स से मिलने वाले सभी छेड़छाड़ भरे इशारों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ एक लड़की पर टिकी हुई थी जिसका एक्शन समझकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है, रुद्राक्ष के चेहरे पर चमक आ जाती है। वही रेहान जब ये देखता है कि उसके अंकल के द्वारा उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है तो उसे रुद्राक्षी से जलन होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। उसे पता था उसके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द उसके लिए नर्क से भी बदतर हो सकता है। जल्द ही मीटिंग शुरू होती है उन लोगों के बीच, मुराद, जो टीम का कप्तान था, और रॉबिन, रुद्राक्ष, जो इस टूर्नामेंट को फंड देता है। इसलिए उसका सी मेडिकल कॉलेज में आना आम बात है क्योंकि वह डॉक्टर भी रह चुका है। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म होती है जिसके बाद फैसला किया जाता है कि टूर्नामेंट 10 दिन बाद शुरू होगा। जब तक जिस जिस शहर के बच्चे इसमें भाग लेने आए हैं वह अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद रुद्राक्ष रुद्राक्षी का कॉलेज से बाहर कार में इंतजार करने लगता है क्योंकि रुद्राक्ष को पता था रुद्राक्षी अब आगे से बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है।
रुद्राक्षी आकृति और सलोनी को बाय बोलकर रुद्राक्षी रुद्राक्ष से मिलने कॉलेज से बाहर की ओर चल दी। जैसे ही वह रुद्राक्ष की कार के पास पहुंचती है, उसे रुद्राक्ष द्वारा अपनी बाहों में अंदर खींच लिया जाता है, जिससे वह रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वही रुद्राक्ष को रुद्राक्षी को अपने इतने करीब देखकर सुकून मिलता है। वह रुद्राक्षी पर अपनी पकड़ कस लेता है। वही आकाश बिना पीछे देखे कार ड्राइव करने लगता है। रुद्राक्षी जैसे ही ये महसूस करती है कि कार चल दी है, तो वह रुद्राक्ष की तरफ देखती है, जिसे वह उसे समझा रहा हो, सब ठीक है, बस तुम ऐसे ही मेरी बाहों में रहो। गाड़ी जल्द ही एक सैलून के पास आकर रुकती है और आकाश कार से बाहर निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बाहों में उठाकर कार से बाहर निकलता है। वही रुद्राक्षी रुद्राक्ष की ये हरकत देखकर शर्माने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल भी था सैलून को देखकर, जो रुद्राक्ष ने पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर भी वह चुप रहता है। और जल्द ही सैलून में मौजूद लोग अपना काम करने लगते हैं। वही रुद्राक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्राक्षी अपने मन में कहती है, कभी कभी ये रुद्राक्ष जी मुझसे भी ज्यादा कोल्ड लगते हैं। इनके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता इनके मन में क्या चल रहा है। जिसके बाद रुद्राक्षी अपना सिर झटकते हुए कहती है, मैं भी क्या टिपिकल वाइफ की तरह सोच रही हूँ। कुछ ही देर में रुद्राक्षी उठकर रुद्राक्ष के सामने आती है। उसकी नज़र जैसे ही रुद्राक्षी पर पड़ती है, उसकी आंखें उसी पर जम जाती है। रुद्राक्षी रुद्राक्ष को ऐसे खुद को एक तक देखते पाकर शर्मा जाती है। वही रुद्राक्ष रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करता है। इस समय रुद्राक्षी ने एक रेड कलर की साड़ी केयर की हुई थी, हाथों में चूड़ी, माथे पर रेड बिंदी, मांग में कुंभकुम और एक नेट कर ब्लाउज जो उसके गोरे रंग पर चांद चांद लगा रहा था। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पास आते ही अपने बाल पीछे झटके ही कहती है, चले माय कोल्ड हस्बैंड। इतना कह अपनी आई विंक करती है। चैप्टर 294 व्योम आयशा की वेडिंग पार्टी में रुद्राक्ष रुद्राक्षी का आना। रुद्राक्षी रुद्राक्ष कार में बैठे थे। इस समय रुद्राक्ष कार ड्राइव कर रहा था और रुद्राक्षी आगे की सीट पर बैठी हुई थी। रुद्राक्ष ने ब्लैक सूट पहना था, जो कि देखने में ही रिसेप्शन टाइप लग रहा था, जिसे रुद्राक्षी समझ गई कि वह कहीं तो जा रहे हैं। रुद्राक्ष कार ड्राइव करते हुए रुद्राक्षी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ सुकून महसूस हो रहा था। वही रुद्राक्षी रुद्राक्ष को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रही थी और अपने दिमाग में ये कहती है, वह दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान उसका पति है, जिसे सब लड़कियां चाहती है। वह सिर्फ उस इंसान को चाहता है जो उसने उसकी बचपन में जान बचाई। रुद्राक्षी के कई बार पूछने पर भी रुद्राक्ष ने नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहे हैं। ज्यादातर रुद्राक्ष की कार को उसका असिस्टेंट ही चलाता था, लेकिन आज वह खुद ड्राइव कर रहा है। इसका मतलब आज कुछ तो खास है। रुद्राक्ष भी रुद्राक्षी के चेहरे को देखकर समझ रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह उसके कंफ्यूजन को दूर नहीं कर रहा था। जल्द ही कार एयरपोर्ट पर जाकर रुकती है। मेक्सिको सिटी के बाहर बने एयरपोर्ट पर उनका प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था। रुद्राक्षी ने बिना किसी जवाब पूछे जेट में बैठ गई। वही रुद्राक्ष भी साथ में रुद्राक्ष के पास में बैठा था। 1 घंटा के सफर के बाद जेट मनाली शहर में उतरता है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी सीधे जेट में से कार में बैठ जाते हैं। 15 मिनट के बाद कार एक होटल के सामने आकर रुकती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के हाथों में हाथ डाले उस होटल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह व्योम आयशा की शादी की पार्टी थी। अब रुद्राक्षी को समझ आ गया था कि रुद्राक्ष उसे अचानक इतनी जल्दी क्यों लेकर आया। वही रुद्राक्षी रुद्राक्ष को साथ में देखकर रंधावा परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रुद्राक्षी रुद्राक्ष, पल्लवी जी और दादी जी सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद आयशा से रुद्राक्षी मिलती है। तो आयशा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, ऐसी दोस्त मानती तो बिना बताए ऐसे हमें छोड़कर नहीं जाती। रुद्राक्षी को आयशा का गुस्सा होना जायज लगता है, इसलिए वह उसे माफी मांगती है और आगे की जिंदगी अच्छे से जीने की शुभकामना देती है। तभी रुद्राक्षी को अपने कान में एक आवाज सुनाई देती है, जो कुछ नाराजगी भरे लहजे में था। क्या रुद्राक्षी वंसल मुझको अपना दोस्त नहीं समझती है? रुद्राक्षी वीर को ऐसे बोलता देख कहती है, क्या तुम भी ऐसा बोल रहे हो? ऑफकोर्स मैं तुमको अपना दोस्त मानती हूँ।
वही रुद्राक्ष जब रुद्राक्षी को ऐसे वीर से बातें करते हुए देखता है तो उसके दिल में जलन होने लगती है। रुद्राक्ष की पॉजिटिवनेस साफ झलकने लगती है। वीर और रुद्राक्षी के बीच में आ जाता है। रुद्राक्ष की ये हरकत देखकर रुद्राक्षी वीर एक साथ रुद्राक्ष को घूरने लगते हैं। रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर रुद्राक्ष कहता है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए सुबह जल्दी हमें मेक्सिको सिटी वापस लौटना पड़ेगा। आयशा ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों जल्द ही साथ में आ जाए और इनके बीच प्यार ऐसे ही बने रहे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर सीधे उस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर गया जिसे रुद्राक्ष ने पूरा बुक कर रखा था। रुद्राक्ष ने रूम का दरवाजा खोला और रुद्राक्षी के साथ अंदर आया। रूम में आते की रुद्राक्षी रुद्राक्ष की गोद में छटपटाना लगी। उसने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वीर अभी वहां पर खड़ा होगा। तो क्या तुम्हें उसे वीर के साथ रहना है? रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा और रुद्राक्षी को बेड पर गिरा दिया। रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखा जो बहुत पॉजिटिवनेस देखकर रुद्राक्ष को और गुस्सा दिलाने और जलन महसूस कराने के लिए कहा, हाँ मैं वीर के साथ ही रहूंगी। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर रुद्राक्षी के कंधों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम उससे दूर रहोगी? नहीं, जब आप उस किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं तो मैं वीर के साथ क्यों नहीं रह सकती? रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी को ये सब कहते हुए बहुत हंसी आ रही थी। क्योंकि मैं कह रहा हूं, रुद्राक्ष ने अपनी लाल आंखों से रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। वह पूरी तरह से रुद्राक्षी के ऊपर झुका हुआ था। रुद्राक्षी जिसे रुद्राक्ष की बात सुनकर इतना गुस्सा आ गया कि उसने गुस्से में रुद्राक्ष को खुद से दूर धक्का दिया और पास में ही पड़े फ्लावर वाश को जमीन पर फेंकते हुए कहा, रुद्राक्ष वंसल, अगर तुम ये समझते हो तुम जो बोलोगे वह मैं मान लूंगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। चैप्टर 295 तेरी तलब मुझे ऐसी लगी। रुद्राक्षी का गुस्सा और एटीट्यूड देखकर पता नहीं क्यों रुद्राक्ष को उस पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। रुद्राक्षी ने फिर रुद्राक्ष के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, तुम वही इंसान हो जो कुछ महीने पहले एक लड़की से क्लोज हो रहे थे। मैं जिज्ञासा का समझ सकती हूँ कि तुम उसके साथ इसलिए थे कि रंधावा फैमिली को सेव करना था, लेकिन जब महीने पहले तुम उस अपनी बिजनेस पार्टनर की बेटी से क्लोज हो रहे थे। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष को कुछ महीने पहली बात याद आ जाती है। फ्लैशबैक। रुद्राक्षी जब गुस्से में उस मीटिंग रूम से चली जाती है। जब सोफिया और मुकुंद रेस्तरां से बाहर निकले तो वे रुद्राक्ष के चेहरे पर हार पड़ सकते थे। सोफिया आगे बढ़ी और चिंतित होकर पूछा, मिस्टर वंसल, क्या आपकी वाइफ चली गई है? रुद्राक्ष ने सोफिया की ओर देखा। गुस्से में आकर वह ज्वालामुखी की तरह फट गया। इस साल तुम्हें अपना बोनस नहीं मिलेगा। ये सुनकर सोफिया घबरा गई। मिस्टर वंसल, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुमने ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। इतना कहते रुद्राक्ष को इस बात की चिंता थी कि रुद्राक्षी को सब कुछ कैसे समझाया जाए। उसने कभी महिलाओं के साथ नहीं खेला, वह बस यही चाहता था कि रुद्राक्षी जेलेस हो, उसकी ज्यादा परवाह करे और उसके साथ रहे। सोफिया सहसा दंग रह गई। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर वंसल, लेकिन यह आप ही थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या एक्टिंग में अच्छा होना गलत है? यह मेरे साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि मिस्टर वंसल ने इस बार सचमुच गड़बड़ कर दी, सोफिया ने मन में सोचा। सोफिया ने चुपचाप आह भरी, फिर उसने एक गहरी सांस ली और सुझाव दिया, मिस्टर वंसल, शायद मैं आपकी वाइफ को समझा सकती हूँ। जस्ट सताप। इतना कहकर रुद्राक्ष गुस्से से वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। लेकिन जब रुद्राक्षी के मुंह से सोफिया का नाम सुनकर रुद्राक्ष बहुत खुश होता है। उसका आइडिया काम कर गया था। नकली मीटिंग में रुद्राक्षी को ले जाकर अपने लिए प्यार बाने का। अब ये सब समझकर रुद्राक्षी को जलन हुई थी। ये बात समझकर रुद्राक्ष के चेहरे पर हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान देखकर रुद्राक्षी सतपता जाती है। वह बात को बदलते हुए थोड़े अपने चेहरे पर नकली गुस्से के भाव लाते हुए कहती है, पहले बोल रहे थे कि मैं सिर्फ वीर से दूर रहूं। इससे पहले रुद्राक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही उसकी बातें सुन रुद्राक्ष ने गुस्से में अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों पर रख दिया और उसे वाइल्डली किस करने लगा। उसे रुद्राक्षी की अब तक किसी बात पर गुस्सा नहीं आया था, पर रुद्राक्षी को वीर के लिए ऐसे शब्द बोलता देखकर पता नहीं क्यों रुद्राक्ष को इतना गुस्सा आया कि उसका खुद पर से कंट्रोल ही खो गया।
रुद्राक्ष बड़े वाइल्ड तरीके से रुद्राक्षी को किस करने लगा। वह रुद्राक्षी के होठों को जैसे खा रहा था। रुद्राक्षी भी गुस्से में थी, वह भी रुद्राक्ष के होठों पर बाइट कर रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वह अपना सारा प्यार रुद्राक्षी को महसूस कराना चाहता था। कैसे रुद्राक्षी खुद को किसी लड़के से बात करने के बारे में कह सकती थी। रुद्राक्षी को किस करते हुए रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को बालकनी के पास वाली दीवार से सटा दिया। वह दोनों ही ठंडी हवाओं में एक दूसरे को किस कर रहे थे। रुद्राक्षी रुद्राक्ष से छूटने का नाटक कर रही थी, पर रुद्राक्ष की पकड़ इतनी टाइट थी कि रुद्राक्षी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जब रुद्राक्ष को लगा रुद्राक्षी को सांस नहीं आ रही है, वह थोड़ी देर के लिए रुद्राक्षी से दूर हुआ। अब दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेते हुए मुस्कुराने लगे, जैसे वह दोनों एक दूसरे के दिमाग को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से फिर से किस करने लगे। इस किस के साथ रूम में मौजूद सॉन्ग भी प्ले हो जाता है, जो कि उन दोनों के प्यार को और हवा दे रहा था। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की जीभ को लिक करने लगा। धीरे धीरे रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करते हुए नीचे की तरफ अपने होठों को आगे बढ़ाने लगा। कैसे बताए कैसे जताए, सुबह तक तुम में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों पर द्वारा से किस करते हुए उसे बेड पर लिटा देता है। वही रुद्राक्षी जिसके चेहरे शर्म की लाली थी। रुद्राक्ष उसके ऊपर आकर उसे वापस से किस करने लगता है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ने लगे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर उसको उल्टा पलट देती है और उसके बाद उसकी पीठ पर बेतहास किस करने लगता है, जिसके साथ ही बाइट करता है, जिसे रुद्राक्षी के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुनकर रुद्राक्ष और वाइल्ड होने लगता है। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। दोनों ही एक दूसरे के शरीर को अपने हाथों से महसूस करने लगते हैं। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पूरे शरीर लव बाइट देती है, जिसे रुद्राक्ष की रुद्राक्षी का अपने लिए प्यार महसूस करा रही थी। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, क्यों सबसे जुदा, क्यों सबसे अलग अंदाज तेरे लगते, हर वक्त मिलता मुझको सुकून तेरी बाहों में आकर। चैप्टर 296 रुद्राक्ष रुद्राक्षी की खूबसूरत सुबह। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। वही बाहर पार्टी में वीर एक बार उस होटल रूम की तरफ जाने से पहले एक बार देखता है। इस समय उसके होठों पर मुस्कान थी, जैसे उसको किसी बात का पछतावा हो। वही सभी रिश्तेदार जा चुके थे। वही होटल रूम में रुद्राक्षी थक कर रुद्राक्ष के ऊपर सो चुकी थी। वही रुद्राक्ष जब रुद्राक्षी को इतना थका हुआ देखता है तो खुद के डिजायर को शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जब वह खुद के डिजायर को शांत कर लेता है तो वह रुद्राक्षी के फहेड पर किस करता है और बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। बाथरूम से बिजनेस सूट पहन कर आता है तो उसकी नज़र बेड पर सोती हुई रुद्राक्षी पर जाती है, जो कि इस समय बेड पर पेट के बल लेती हुई थी। उसकी नेकेड पीठ उजागर हो रही थी, जो रुद्राक्ष के दबे हुए इमोशन को जागृत कर रही थी। रुद्राक्ष ने एक लंबी आह भरते हुए रुद्राक्ष बेड की तरफ बढ़ जाता है और रुद्राक्षी को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में चला जाता है और बाथटब में गर्म पानी भरकर रुद्राक्षी को उसमें लिटा देता है, जिससे रुद्राक्षी के शरीर को रिलीफ फील होता है। थोड़े देर पहले रुद्राक्षी के चेहरे पर जो थकान थी, अब वह काफी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी आंखों को आलस की वजह से बिल्कुल भी नहीं खोल रही थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के शरीर को साफ करके उसको बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर निकालकर अपनी बाहों में लाकर बेड पर लेटाकर उसको कपड़े पहनाकर अपने फोन को उठाकर किसी को कॉल करता है और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कुछ, जिसके बाद वह रुद्राक्षी को बड़ी सेफ्टी से अपनी बाहों में उठाकर उस होटल रूम से बाहर निकल कर आता है। होटल रूम से बाहर आता है तो उसके सामने उसकी BMW कार सामने खड़ी मिलती है। कार में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह जेट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वह रुद्राक्षी को अपनी बाहों में लेकर उस जेट में बैठ जाता है। जेट जल्द ही अपनी उड़ान भर देता है। मेक्सिको सिटी सुबह के 10 बजे। अगले दिन रुद्राक्षी की जब नींद खुलती है, आसमान में उजाला चारों ओर फैल चुका था। वह जैसे ही अपने चारों ओर की चीजों को ऑब्जर्व करती है तो देखती है इस समय वह रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में थी। वह बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर हॉल में आती है
तो उसे एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नजर आती है जो कि किचन में खाना बना रही थी। रुद्राक्षी उस इंसान को पीछे से हक करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग हबी। रुद्राक्षी के छुअन भर से खुशी से झूम जाता है। वह मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को गले लगाते हुए पूछता है, नींद तो अच्छी आई ना? जिस पर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छी आई। इतना कहते हुए रुद्राक्षी अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए रुद्राक्ष के माथे पर किस करते हुए कहती है, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग हबी, मैं ऐसी सुबह हर रोज तुम्हारे साथ चाहती हूँ। डिनर बनाना पड़ेगा। रुद्राक्षी को अपने करीब करके उसके कान में से देखते हुए आवाज में कहता है, लिटिल वाइफी मेरा डिनर गिफ्ट तो दो। जिस पर रुद्राक्ष के सीने पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए कहती है, डियर हबी क्या तुम्हें अपना गिफ्ट चाहिए? इसके लिए तुम्हें मेरे लिए ऐसे ही। रुद्राक्षी के कहे हुए लफ्ज रुद्राक्ष के दिल को छू गए। कहीं ना कहीं वह भी यही चाहता था। जिस पर रुद्राक्षी की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं आकाश से कहकर तुम्हारे सामान कॉलेज हॉस्टल से यहाँ पर शिफ्ट करने को बोल दूंगा। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिलाते में बोलते हुए कहती है, तो मिल गया आपको अपना गिफ्ट। रुद्राक्षी के सवाल को सुनकर रुद्राक्ष अपने होठों पर शैतानी भरी मुस्कान निकालते हुए कहता है, वो गिफ्ट तो मैं खुद ले लूंगा। आई लाइक इट स्वीट। रुद्राक्ष की बातों का मतलब कुछ समझ पाती इससे पहले ही रुद्राक्षी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और बेहद हंसा उन्हें चूमने लगता है। रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष का साथ दे रही थी। धीरे धीरे उन दोनों की किस वाइल्ड होती जा रही थी। रुद्राक्षी किस में इतनी अच्छी नहीं थी, वह जैसे लेशन सीख रही हो। वह रुद्राक्ष के होठों को बार बार काट रही थी, जिसे रुद्राक्ष को अपने होठों में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पूरी शिद्दत से किस किए जा रहे थे। रुद्राक्षी के मुंह में जैसे ही खून का स्वाद आता है वह समझ जाती है ये किसका खून है। वह रुद्राक्ष से दूर होते हुए अपने लाल पड़ चुके चेहरे को छुपाते हुए कहती है, सॉरी, तुम्हारे होठ पर मेरी वजह से वो। रुद्राक्षी को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर रुद्राक्षी के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, मैं ऐसी लव बाइट चाहता हूँ मेरी बेटी। सुबह शाम मुझे ऐसी निशानियां दे जिसे मेरी बीवी को खुशी मिलती है। पहले तुम डिनर कर लो, तुम्हारे टमी में दर्द हो रहा होगा। रुद्राक्षी के लिए ऑमलेट प्लेट में निकालते हुए उसके आगे कर देता है और उसे खाना के लिए कहता है। रुद्राक्षी ऑमलेट खाते हुए कहती है, नॉट बैड, तुम खाना बनाने में और अच्छे होते जा रहे हो। नाश्ता करने के बाद रुद्राक्षी को कॉलेज ड्रॉप कर देता है। रुद्राक्षी कॉलेज में प्रवेश करती है तो उसकी नज़र सीधे पारस पर पड़ती है जो कि उसकी ओर ही भागते हुए आ रहा था। ये देखकर रुद्राक्षी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। व्हाट द हेल। चैप्टर 297 रुद्राक्षी पर अटैक। रुद्राक्षी पारस को अपनी तरफ भागते हुए आते देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जो थोड़ी देर पहले रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान थी, अब वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। उसके उल्ट उसके चेहरे के भाव कोल्ड हो चुके थे। पारस रुद्राक्षी के पास भागते हुए आता है जिसकी वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। वह हांफते हुए कहता है, रुद्राक्षी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस की जगह पूरी तरह से तैयार कर दी है। पारस की बात सुनकर रुद्राक्षी की भौहें सुकड़ जाती है। वह पारस के अचानक बदलते बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले ही ये इंसान रूपाली के लिए मुझसे लड़ना चाहता था, अब यही इंसान मेरे लिए ये सब कर रहा है। क्या इसके पीछे ये चाहता है कि मैं रूपाली को जेल से बाहर आने दूं? ये थॉट आते ही रुद्राक्षी को पारस की सोच पर गुस्सा आता है। वह पारस को अपनी कोल्ड आवाज में चेतावनी देते हुए कहती है, पारस, तुम चाहे कुछ भी कर लो, रूपाली को तो मैं किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अच्छा होगा मुझे मनाने से अच्छा अपना समय रूपाली को दो, क्या पता वह कुछ ही दिनों की मेहमान हो। पारस रुद्राक्षी की बात सुनकर खुद को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे अपनी जानलेवा आंखों से घूरा और वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में फिर से आए तो रूपाली से पहले तुम्हारी जिंदगी की गिनती रुकेगी। रुद्राक्षी के कहे हुए शब्द इतने ठंडे थे कि पारस को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को शोकत से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जैसे पारस को जैसे पता था, जो इंसान की जान बचा सकती है बिना किसी रिश्ते के, वह ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकती है। वह अपनी सोच से बाहर निकलकर रुद्राक्षी को कुछ बोलने के लिए अपना सिर उठाता है।
लेकिन वह सामने देखता है तो उसकी आंखें शोकड में बड़ी हो जाती है, क्योंकि रुद्राक्षी जो कुछ सेकंड पहले उसके सामने खड़ी थी अब वो उसको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, या ये कह सकते हैं कि उसकी आंखों से ओझल हो गई है। पारस फिर से रुद्राक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही रुद्राक्षी जो कि प्रैक्टिस रूम में जा रही थी, उसकी टकरार रॉबिन से हो गई। रॉबिन जो कि आओ यूनिवर्सिटी से अजरबैजान सिटी से था, जो कि उस पूरी टीम का लीडर था, उसे रुद्राक्षी को पहचानने में समय नहीं लगा। वह आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस रुद्राक्षी, लेकिन रुद्राक्षी रॉबिन को ऊपर से नीचे तक एक बार ऑब्जर्व करती है, जिसके बाद उसे उसकी ओर से अच्छी वाइब नहीं आती है। इसकी वजह से वह रॉबिन के बढ़ाए हाथ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वही मुराद जो कि अजरबैजान की टीम का कप्तान था, वह जब ये देखता है कि उसके टीम कोच के साथ रुद्राक्षी ने कैसा व्यवहार किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, रुद्राक्षी ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका सबक तो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, वेट फॉर ईच अदर। वही रॉबिन जब रुद्राक्षी की इस हरकत को देखता है तो तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए, ब्यूटी विद ब्रेनन कॉम्बो, तुम्हें हराने में मजा आएगा। इस बार तुम्हारा सामना मेरे द्वारा ट्रेंड किए लोगों से है, तुम्हारी हार पक्की है। इतना कहकर वह वहां से मिस्टर रॉय के केबिन की ओर मुड़ जाता है। वही मुराद भी अपनी टीम के पास चला गया। वही पारस सनोली आकृति रेहान के साथ एक्सरसाइज करने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था इस मैच को जीतने के लिए उन्हें साथ में ताकत बांधने की जरूरत है, जिसका मतलब है रुद्राक्षी भी उनके साथ प्रैक्टिस करेगी। वह रुद्राक्षी से यहाँ माफी मांग लेगा। वही रेहान रुद्राक्षी के साथ प्रैक्टिस करने से डर रहा था, आखिर उसे पहले ही उसके अंकल के द्वारा वार्निंग मिल चुकी है, जिसमें साफ हिदायत दी थी रुद्राक्षी से 10 कदम दूर रहने की। वही आकृति बिल्कुल चिल लग रही थी, जैसे उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे समय बिता गया। जब पारस से रहा नहीं जाता तो वह खुद रुद्राक्षी को चेंजिंग रूम में चेक करने चला जाता है, लेकिन उस रूम का माहौल देखकर शॉक्ड हो जाता है। उस रूम के चारों ओर धुआं भरा हुआ था। वही कुछ लोग अपने चेहरे पर काला कपड़े लपेटकर रुद्राक्षी के बहुत नजदीक खड़े थे। वही रुद्राक्षी को उस धुएं से घुटन हो रही थी, काफी हद तक उसके अंदर जा चुका था, फिर भी वह लगातार उन लोगों से लड़ी जा रही थी। पारस जल्द ही रुद्राक्षी की मदद के लिए आगे आता है। पारस को देखकर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। रुद्राक्षी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें नाकामयाब होती है। उसको अपनी आंखों में जलन महसूस होती है। रुद्राक्षी अब धीरे धीरे अपना होश खोने लगी थी। उसे पैनिक अटैक आ रहे थे, जिसे पारस पूरी तरह घबरा जाता है। जल्द ही वहां पर कुछ लोग और आ जाते हैं। रेहान जब रुद्राक्षी को इस तरह पैनिक होते हुए देखता है तो उसे चिंता होने लगती है। वह रुद्राक्षी को तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लेता है और सी मेडिकल हॉस्पिटल में ही रुद्राक्षी को ले जाता है। कुछ ही समय में ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है, जो कि बहुत शॉकिंग भरा था। वही अजरबैजान के लोगों को भी ये खबर मिल चुकी थी। उन लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ जैसी भी थी। आखिर वही एक ऐसी लड़की थी जो उन 5 को टक्कर दे सकती थी। चैप्टर 298 रुद्राक्षी का पारस शक। रुद्राक्षी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। रेहान अब सोच में घूम था, क्या मैं अंकल को रुद्राक्षी के बारे बताऊं, कहीं वह मुझसे फिर से गुस्सा हो गए तो। लेकिन रेहान को पता था अगर ये बात नहीं बताई तो उसके अंकल और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसने आकाश को कॉल लगाया, कुछ बातें करके फोन कट कर दिया। वही दूसरी और रुद्राक्ष बिजनेस के सिलसिले में मेक्सिको सिटी से बाहर आया हुआ था। उसकी अभी मीटिंग चल रही थी, लेकिन आकाश ने मीटिंग खत्म होने का इंतजार न करते हुए सीधा रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के बारे में बता दिया। जैसे ही रुद्राक्ष को पता चलता है रुद्राक्षी पर हमला हुआ है, रुद्राक्ष के चेहरे के कोल्ड भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी, फिक्र के भाव आ जाते हैं। वह बिना एक मिनट गवाए उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है और अपने फोन को बाहर निकालकर विकी को रुद्राक्षी के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहता है और तुरंत आकाश के साथ मेक्सिको सिटी की ओर निकाल जाता है। कुछ घंटा बाद जब रुद्राक्ष हॉस्पिटल आया तो सबसे पहले डॉक्टर के पास गया, जो कि शौर्य और सनाया थे। आज दोनों ही अपनी डॉक्टर की फॉर्म में बहुत जम रही थी। शौर्य की नजरें तो बार बार चोरी छुपे सनाया को ही देख रही थी।
आरुष को भी सनाया के थ्रू पता चल गया था कि रुद्राक्षी के साथ क्या हुआ है। शौर्य रुद्राक्ष को बताता है, अभी तुम्हारी लिटिल वाइफ बिल्कुल ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि रेहान समय पर हॉस्पिटल ले आया, वरना जहरीली गैस शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रहती तो न तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। रुद्राक्ष के चेहरे के भाव इस समय बहुत कोल्ड थे। वह शौर्य पूछता है कि अब उसकी बीवी घर जा सकती है, तो शौर्य ने कहा, हाँ भाई, अब तुम अपनी लिटिल वाइफी को घर ले जा सकते हो। शौर्य की उम्र 29 साल है और यह इंडिया के टॉप डॉक्टरों में से एक है। ये ज्यादातर अपने परिवार से दूर ही रहते हैं, इसलिए ज्यादातर शौर्य रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में रहता है, अब जबकि रुद्राक्ष रुद्राक्षी को अपने परिवार के साथ रहने जा रहे हैं। रुद्राक्ष और शौर्य कुछ देर रुद्राक्षी के डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं, फिर वह दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। रुद्राक्ष जब वार्ड में आता है तो उसकी लिटिल वाइफ ही किसी बच्चे की तरह सो रही थी। उसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, फिर वह अपने आप को नॉर्मल करके उसके पास जाता है और उसके माथे को किस कर लेता है। वह हमेशा ही ऐसा करता है, जब रुद्राक्षी सो रही होती है तब उसके पास जाता है, उसके पास बैठे रहता है, उसे प्यार से निहारने लगता है। यह उसका रोज का था, क्योंकि वह जानता था वह उसके जागते वक्त तो नहीं रह सकता। उसके पास थोड़ी देर रुद्राक्ष वहां रुकता है, फिर चला जाता ऑफिस, अपने ऑफिस, और आकाश को कह दिया कि रुद्राक्षी को घर पहुंचा देने। इधर जब रुद्राक्षी का नींद खुलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे रुद्राक्ष के आसपास ही था, फिर वह अपना सर झटक कर वॉशरूम चली जाती है। जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है एक तो सनाया और दूसरा रेहान था। रेहान को देखते ही वह सब याद आने लगा कि किस तरह वह बेहोश हुई थी और उन नकाबपोश के बीच में झगड़ा हुआ था। पारस ने उसे कई बार बोला भी था कि प्रैक्टिस रूम में आने के लिए, और पारस का व्यवहार परिवर्तन अच्छा नहीं है, वह सिर्फ रूपाली को बाहर निकालना चाहता है। जब भी पारस ये सब कहता था तो वह उसे बहुत सुनाती थी और उसने पारस और उसके रूपाली के मैटर को भी अलग कर दिया। ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा कि रूपाली को पारस को हमेशा अपने सेफ्टियर की तरह समझाता था, पर वह इतनी बेवकूफ थी कि हमेशा उसे नकार देती थी और उसे बुरा भला कहती थी। ये सब याद आते ही उसकी आंखें लाल होने लगती है। वह सोचती है, अगर इन सब के पीछे पारस का हाथ है तो मैं इस बार बचकाना समझकर माफ नहीं करूंगी। खून का जवाब खून से ही देना होता है, यही प्रकृति का नियम है। रुद्राक्षी अपनी सोच में इतनी घूमती, चारू झट से जाकर रुद्राक्षी के गले लगकर रोने लगी। इधर रुद्राक्षी शॉक हो गई थी। वह चारू को क्राई करते देख उसको शांत करते हुए कहती है, हे बेबी नॉट क्राई, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। चारू रुद्राक्षी की बात सुनकर शांत हो जाती है। फिर वह खुद को संभाल कर कहती है, रुद्राक्षी दी कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और पारस के बीच में? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो चारू, क्या उसने कुछ कहा है? जिस पर चारू थोड़े झिझकते हुए कहती है, फिर वो पारस रो क्यों रहा है? इधर रुद्राक्षी ने चारू के सवाल पर शोकर्ड एक्सप्रेशन ना में सिर हिलाया और रुद्राक्षी खुद से ही सोचती है, क्या मैं सोच रही हूँ वह गलत है? आखिर ये लड़का इतने सारे ड्रामा क्यों कर रहा है? रुद्राक्षी पारस की हरकतों को से अब वह उसे लैजी में नहीं ले सकती है। चारू बाय बोलकर जाते ही रुद्राक्षी अपने फोन को उठा कर समय देखती है और सोचती है, क्या रुद्राक्ष को अभी तक नहीं पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? रुद्राक्षी अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहती है, मिस यू मिस्टर वंसल, आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाओ मेरे पास, फिर हम अपने घर चलेंगे। चैप्टर 299 खेल में सामने वाले को बिना जाने नहीं उतरते। रुद्राक्षी को डिस्चार्ज करके आकाश वंसल विला में ले आया था। अशोक जी और विशाखा जी जब अपनी बहू को अपने घर में देखती है तो बहुत खुश होती है। आखिर वह कब से अपनी सास बहू की बॉन्डिंग को बिठाना चाहती थी। उन दोनों को कभी मौका ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। विशाखा जी पहले रुद्राक्षी की आरती उतारती है, फिर रुद्राक्ष के कमरे में आराम करने के लिए एक नौकरानी के साथ भेज देती है। वहीं मैक्सिको सिटी की ग्रीन सिटी में एक बड़ी से बिल्डिंग के सामने बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, वंसल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग के 10वें फ्लोर के एक केबिन के सामने रुद्राक्ष बाहर की भागती हुई ग्रीन सिटी की दुनिया और तारों की तरह चमकते हुए लोगों के लाइटों की रोशनी जगमगा रही थी। तभी केबिन पर लॉक होता है। रुद्राक्ष अपनी कोल्ड आवाज में अंदर आने की इजाजत देता है। नकुल और विकी के साथ आकाश तीनों एक साथ केबिन में एंट्री करते हैं। आकाश सीधे केबिन में आते ही रिपोर्ट देने लगता है, बॉस मैडम को वंसल विला पहुंचा दिया है और आपने जैसा कहा है वैसे ही अशोक सर और विशाखा मैडम को अटैक एक्सीडेंट के बारे में बता दिया है।
उन्होंने मैडम की पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जिस पर रुद्राक्ष आकाश की ओर देखते हुए कहता है तुमने अच्छा काम किया है। जिसके बाद विकी कहता है बॉस, मैंने सी मेडिकल कॉलेज की पूरी छानबीन की, पता चला है कि जो भी लोगों ने मैडम पर हमला किया है उनको किसी ने नहीं देखा। सभी का यही कहना है। पारस की आवाज सुनकर सभी उस रूम में आए जहां पर मैडम बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद निखिल आगे कहता है इसका मतलब ये भी हो सकता है बॉस की ये सबको पारस ने ही वारदात दिया और फिर बाद में पके जाने के डर से अफवाह फैला दी कि मैडम पर अटैक हुआ है। जिसके आगे विकी बोलता है बॉस, अजरबैजान से रॉबिन और उसके स्टूडेंट आए हैं, उनका भी हो सकता है। वह मैडम को सामने से हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए रुद्राक्ष उनकी बातें सुनकर कहता है खेल में जब तक नहीं उतरा जाता जब तक सामने वाले के खेल को पकड़ न ले। विकी, निखिल, तुम दोनों पारस और अजरबैजान के लोगों पर अपनी नजरें रखो, आखिर इन्हें भी तो पता चले इनका एक कदम कैसे इनकी सांसों को छीन लेता है। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे उनको इन शब्दों का कहने का ही इंतजार था। विकी और निखिल अपने काम में लग जाते हैं। विकी और निखिल के जाते ही आकाश कहता है बॉस, मैडम को देखकर ऐसा लग रहा था वह बहुत नाराज है आपसे, उन्होंने रास्ते में कई बार आपके बारे में पूछा। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष आकाश को गाड़ी निकालने का कहता है। आकाश ने ऑफिस से बाहर निकलकर बिलेरो निकालता है। रुद्राक्ष अपने चेहरे को रखते हुए कार में बैठ जाता है। कार जल्द ही वंसल विला के सामने पहुंच जाती है। बड़े से गेट को इलेक्ट्रॉनिक रिमोट के द्वारा गेट खोला जाता है। जैसे ही गाड़ी गेट से प्रवेश करती है बहुत सारे गार्ड्स लाइनों में खड़े हो जाते हैं। रुद्राक्ष कार से बाहर निकलता है। वैसे ही लोग अपना सिर झुकाए कतार में खड़े हो जाते हैं। रुद्राक्ष सीधे विला से होते हुए लिफ्ट की मदद लेकर सेकंड फ्लोर पर पहुंचाता है और सीधे रूम में प्रवेश करता है तो उसकी नज़र सीधे बेड पर पड़ती है जहां पर रुद्राक्षी किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे कदमों से रुद्राक्ष के पास जाता है जिसे आवाज से रुद्राक्ष जाग न जाए। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के फहद पर किस करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। रुद्राक्ष कपड़े चेंज करके रुद्राक्षी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रुद्राक्षी की जब नींद खुलती है वह खुद के ऊपर दो नजरें महसूस करती है। वह अपना सिर घुमाकर देखती है तो पाती है रुद्राक्ष अपनी इंटरेस्ट नजरों से उसे घूर रहा है तो रुद्राक्षी चिढ़ जाती है। वह अपना मुंह फुलाते हुए कहती है इन 2 दिनों में तुम थे कहाँ, क्या तुम्हें मेरी सच में थोड़ी सी भी फिक्र है? सभी के पति अपनी पत्नी का महारानी की तरह ख्याल रखते हैं लेकिन तुम हो कि मेरा हाल चाल पूछने तक भी नहीं आए। क्या मैं इतनी बुरी पत्नी हूँ? रुद्राक्षी की बातें सुनकर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को अपने गले लगा लेता है। उसके बालों को सहलाते हुए उसको शांत करवाने की कोशिश करता है। रुद्राक्षी, ऐसा नहीं है, मेरी बीवी बहुत अच्छी बीवी है, बस मुझे ही थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए आ नहीं पाया। रुद्राक्षी रोते हुए रुद्राक्ष के सीने पर मारते हुए कहती है रुद्राक्ष तुम ऐसे क्यों हो? हमारी शादी हो गई है और मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर उस प्यार को जताते क्यों नहीं है? आप सिर्फ एक कोल्ड हार्ट इंसान हो जिस पर अपने इमोशन को जताना नहीं आता है। तुम कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों पर अपने होठों को रख कर लॉक कर देता है और पूरी शिद्दत से उसे चूमने लगता है जैसे इस किस से वह रुद्राक्षी की सारी शिकायतों को दूर करना चाह रहा हो। रुद्राक्षी भी पूरी शिद्दत से रुद्राक्ष का साथ दे रही थी। उनकी किस और पैशनेट होती जा रही थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के मुंह में अपनी जीभ को प्रवेश करके उसे लिक कर रहा था जिससे रुद्राक्षी की सांसें भारी होती जा रही थी। चैप्टर 300 एम्बैरेसिंग सिचुएशन। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों को छोड़ते हुए रुद्राक्षी को जुनून भरी नजरों से उसे देख रहा था। रुद्राक्षी बिना किसी इमोशंस के उसकी आंखों में देख रही थी। अगले ही पल रुद्राक्षी अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लेती है और उसे गले लगाती हुई कहती है ओ गॉड, मैंने जितना सोचा था यह उससे भी कई गुना ज्यादा अमेजिंग है। इट्स फुली टॉक्सिकली पैशनेट एंड इट्स फिट ऑन द स्टोरी। रुद्राक्ष अपनी उंगली उसके पीठ पर चलाते हुए अपनी सेडक्टिव आवाज में कहता है नाउ इट्स योर टर्न। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी को समझ आता है कि उसने एक्साइटमेंट में रुद्राक्ष की किसी भी बात को मानने के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन अभी उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसने गलती कर दी थी।
रुद्राक्षी घबराए नजरों से उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष उसके पैर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और बिना वक्त गवाए उसे चूमने लगता है। रुद्राक्षी के हाथ उसके सीने पर, जिससे रुद्राक्ष और भी नीडी होता जा रहा था। रुद्राक्ष उसके बालों पकड़कर नीचे खींचता है, जिससे रुद्राक्षी का सर ऊपर हो जाता है। उसकी मुंह से हल्की आह निकलती है। रुद्राक्ष उसके होठों को छोड़ते हुए उसके गर्दन पर किस करने लगता है। अचानक ही रुद्राक्षी को अपने पेट में तेज दर्द होता है। उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें खींच गई थी। वह रुद्राक्ष को झट से खुद से दूर करती है और उसके गोद से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रुद्राक्ष बस को देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं और वह अपनी जगह से उठ जाता है। रुद्राक्षी जो बाथरूम में थी वह शीशे में खुद को देखती हुई कहती है, ओ नहीं, पीरियड्स को भी अभी आना था, लेकिन मेरे पास कोई सैनिटरी पैड नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं रुद्राक्ष को बोलूं इस बारे में? ये कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं ऐसे ही रही तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बोलना तो पड़ेगा ही, वैसे भी वो मेरे हस्बैंड हैं। खुद को समझाती हुई रुद्राक्षी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ झांकती है। तभी रुद्राक्ष अचानक से उसके आगे आ जाता है। ये देख रुद्राक्षी एकदम से डर जाती है। फिर वह एक गहरी सांस लेकर उसे घूरते हुए कहती है, क्या है, आप ऐसी भूतनाथ वाली हरकतें क्यों करते रहते हो? आपने मेरी आधी जान निकाल दी थी हो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उसे अपनी चिल जैसी तेज नजरों से घूरने लगता है। ये देख रुद्राक्षी घबरा जाती है। फिर उसे याद आता है कि वह रुद्राक्ष से क्या बोलना चाहती थी। वह अपने पल को झुकाती है और अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए कहती है, रुद्राक्ष वो मैं। उसके आगे उसकी मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। रुद्राक्ष इरिटेट होकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ खींचता है, लेकिन रुद्राक्षी ने कसकर बाथरूम के दरवाजे को पकड़ रखा था। वह चिल्लाती हुई कहती है, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उसका हाथ छोड़ देता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तो क्या तुम बाथरूम में करना चाहती हो? ये कहते हैं वह एक किलर स्माइल करता है और कहता है, आई डू नॉट माइंड। ये कहते हुए रुद्राक्ष अंदर आने के लिए दरवाजे को पकड़ता है। अब रुद्राक्षी को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। वह समझ चुकी थी कि अगर अभी उसने हिम्मत करके ये बात नहीं बताई तो इससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग सीन हो सकता है। वह अपनी आंखें बंद करती है और एक सांस में कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पीरियड्स पर हूं एंड आई नीड सैनिटरी पैड्स। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष दूर को छोड़ देता है। रुद्राक्षी अपनी आंख खोलती है और रुद्राक्ष को खुद को ऐसे देखता पाकर अपनी नजरें झुका लेती है। उसे लग रहा था कि वो अभी क्या सोच रहा होगा, तभी उसे रुद्राक्ष की आवाज आती है, बाथरूम के तीसरे सेल्फ में तुम्हें सारी मिल जाएगी। उसकी बात सुनते ही रुद्राक्षी झट से डोर बंद कर लेती है और रुद्राक्ष बताए मुताबिक तीसरी शेल्फ में उसे सैनिटरी पैड, टैम्पोन सब कुछ मिल जाते हैं। वह एक सैनिटरी पैड के पैकेट को लेती है और उन्हें देखते हुए वो हैरान थी, क्योंकि यह वही ब्रांड था जो वह यूज भी करती थी और साइज ये देख उसके गाल लाल हो गए। उसके दिमाग में अभी ये चल रहा था कि रुद्राक्ष को ये सब कैसे पता है, क्योंकि उनकी शादी को अभी काफी महीने हो चुके थे। लेकिन ये सिचुएशन पहली बार आई थी और मनाली से आने के बाद ये उसका पहला पीरियड था, तो नॉर्मल सी बात है। उसने इन सब चीजों का जिक्र तो कभी किया नहीं था। ये सब रुद्राक्ष को कैसे पता चला? फिर वह सोचती हुई कहती है, हो सकता है रैंडमली ले आए हो और उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया ना हो कि ये वही ब्रांड है जो मैं यूज करती हूँ। फिर वो इरिटेट होते हुए कहती है, ओह रुद्राक्षी, तू क्या सोच रही है? फॉरगेट इट, तुम टिपिकल वाइफ की तरह बात बात पर सोचने लगी हो। इधर कमरे में रुद्राक्ष क्लोजेट रूम में जाता है और एक शर्ट पहनकर और एक तौलिया हाथ में के लिए बाहर आता है। वह तौलिए को सोफे पर फेंकते हुए रखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। 10 मिनट बाद वह वापस कमरे में आता है। उसके एक हाथ में कॉफी कप और दूसरे हाथ में हॉट वाटर बैग थी। तभी उसकी नजर रुद्राक्षी पर पड़ती है। रुद्राक्षी बेड की तरफ देख रही थी, उसकी पीठ रुद्राक्ष के तरफ थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।